नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आपसे कुछ देर पहले आप प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देख रहे थे एथेंस से, इसीलिए आज हम 3 बजे नहीं बल्कि अभी से आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और 4:30 बजे तक हम इस वक्त में आपके साथ बने रहेंगे और करेंगे ऐसी खबरों पर बात जिन पर चर्चा जरूरी है। चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के ग्रीस दौरे की ही, क्या कुछ खास रहा है। और इसके बाद खास चर्चा होगी कि मिशन 2024 को लेकर के विपक्षी गठबंधन INDIA में नया कंफ्यूजन क्या पैदा हुआ है। नया कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन लालू यादव ने पैदा किया है और दूसरा कंफ्यूजन शरद पवार ने। तो इस पर आज विस्तार से खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, रैगिंग का मामला जहां पर हाल में काफी जिस पर चर्चा हुई थी, उस पर बीजेपी ने अपनी एक मिचिल बंगाली में उसे मोर्चा कहते हैं, महारैली, महामोर्चा निकाला है। और इसके बाद बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को हटाने को जो चुनौती दी गई थी, उस याचिका पर कुछ अहम बातें अटॉर्नी जनरल ने भी कही और संविधान पीठ ने भी कही है, उस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रीस पहुंचने पर शानदार स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। विभिन्न युद्धों में मारे गए ग्रीस के गुमनाम सैनिकों को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जबरदस्त स्वागत। दोनों देशों के बीच हुई शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता के बाद भारत ग्रीस साझेदारी को रणनीतिक स्तर पर ले जाने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस की राष्ट्रपति ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किया सम्मानित। एथेंस में बिजनेस लीडर्स से मुलाकात, भारतवंशियों को भी संबोधन। 40 साल में ग्रीस की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय पीएम हैं नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में आज से बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। पहले दिन 7 सत्र किए जा रहे हैं आयोजित। व्यापार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर रहेगा फोकस। उधर जयपुर में G20 व्यापार और मंत्री स्तरीय बैठक और वाराणसी में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक आज हो रही है संपन्न। बैठकों में निवेश और सांस्कृतिक धरोहर सहित कई विषयों पर मंथन। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर प्रज्ञान ने अपना काम बखूबी कर दिया शुरू। इसरो ने अब से कुछ देर पहले जारी किया एक नया वीडियो। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहला एजेंडा, और वो एजेंडा जो है वो प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा से जुड़ा हुआ एजेंडा है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने और दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ग्रीस के दौरे पर हैं। और जब प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचे तो होटल पहुंचने पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ जबरदस्त स्वागत हुआ। भारत और ग्रीस के बीच शिष्टमंडलीय स्तरीय वार्ता भी हुई और कई फैसले भी लिए गए हैं। पिछले 40 साल में ग्रीस की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रवासी भारतीयों को संबोधन भी है और बिजनेस लीडर से मुलाकात भी। और ग्रीस में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विभिन्न युद्धों में मारे गए ग्रीस के गुमनाम सैनिकों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। और ग्रीस के राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। पीएम ने ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरिना सकेलारोपोulou से मुलाकात की। तो ये तो हुई ग्रीस दौरे की बात। और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और ब्रिक्स नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी की थीं। तो वहां पर पीएम मोदी ने ब्रिक्स में नए देशों को शामिल करने पर भारत की ओर से सहमति दी और कहा कि वैश्विक संस्थाओं को समय समय पर विस्तार देना जरूरी है। तो ब्रिक्स के विस्तार पर पीएम मोदी ने कहा कि ये अन्य विश्व संस्थानों में सुधार का संदेश देने वाला है और ये उनके लिए भी मिसाल बन सकता है।
भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री ने जो ये बातें कही, इसमें साफ तौर पर संदेश है संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के लिए भी कि समय समय पर उनको अपना विस्तार करना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। लेकिन आज ग्रीस में क्या कुछ हुआ और जो दोनों देशों के बीच समझौते हुए उनकी मुख्य बातें क्या क्या हैं, शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं एथेंस से, इस वक्त जुड़ चुके हैं बल्कि। शैलेंद्र, जिस तरह से कि हमने देखा कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रधानमंत्री ने भी और ग्रीस के तरफ से उनके प्रधानमंत्री ने भी, क्या खास बातें रहीं ग्रीस के दौरे के दौरान? कौन से खास समझौते हुए, क्योंकि 40 साल बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री ग्रीस गए हैं? शैलेंद्र, देखिए, हम जानते हैं कि कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें ग्रीस और भारत आपस में सहयोग करते हैं। तो कृषि और पशुधन में आपस में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति हुई है। इसमें आगे क्या विस्तार हो सकता है उसको लेकर महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। इसके साथ ही साथ स्किल्ड मोबिलिटी, यानी जो आवाजाही है स्किल्ड मैन पावर की, वो आसान हो, क्योंकि ये माना जाता है कि भारत और ग्रीस के बीच जो आवाजाही है वो थोड़ी और आसान होने की जरूरत है। उसमें जो चुनौतियां हैं उनको खत्म किए जाने की जरूरत है, तो उसको सुगम बनाने का फैसला हुआ है। यानी ज्यादा आसानी से जो स्किल्ड मैन पावर है वो ग्रीस से भारत और भारत से ग्रीस आ जा सकेंगे, एथेंस से दिल्ली, एथेंस से मुंबई, मुंबई से एथेंस आ जा सकेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। तीसरी बात है कि डिफेंस में हम जानते हैं कि सहयोग को बढ़ाने पर लगातार बात होती रहती है, तो उस पर भी एक तरह से देखें कि बातचीत हुई। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना है, उनसे हम ये थोड़ा जानेंगे। मेघना, जो समझौते हुए हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है कि कृषि में सहयोग को बढ़ाने की बात हुई है, बाकी जगह पर क्या कहना है? देखिए, अभी तुरंत ही जॉइंट स्टेटमेंट आया है और जॉइंट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कई चीजों पर यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है। एग्रीकल्चर के ऊपर मेंशन किया गया है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो द्विपक्षीय संबंध है उनको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर ले जाने की बात कही गई है। और यहाँ पर अहम ये भी है कि किस तरीके से एंगेजमेंट को और ज्यादा बढ़ाया जाए उसके ऊपर बात की गई है। दोनों ही लीडर्स ने ये भी इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरीके से डिफेंस, शिपिंग, साइंस टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म और उसके साथ ही एग्रीकल्चर को बहुत अहमियत देनी चाहिए। एमओयू की अगर बात करें, साफ तौर पर इस जॉइंट स्टेटमेंट में बताया गया है कि एमओयू एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में एक कोऑपरेशन पर एमओयू साइन हुआ है, जिसमें कि एक हेलेनिक इंडियन जॉइंट सब कमिटी की स्थापना होगी एग्रीकल्चर के लिए, ताकि वो सेक्टोरल कोऑपरेशन को और ज्यादा बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा एग्रीकल्चर, तो अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही अहम पिलर, वही हम चर्चा कर रहे थे कि एग्रीकल्चर भारत और ग्रीस में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोनों देशों के बीच जो आयात निर्यात होता है, फल, मेवा, तमाम कृषि उपज, तो उस पर एक तरह से ध्यान रखते हुए कि उत्पादन बढ़ाना है, अच्छे बीज हो, तो इस सहयोग को आगे बढ़ाने पर बात हुई है। बिल्कुल। और उसके साथ ही दोनों ही लीडर्स ने टेररिज्म को बहुत ज्यादा सख्त, अगर हम देखें तो शब्दों में कंडेम किया
है। और अलग अगर हम देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात करते हैं, CDRI की बात करते हैं, जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत ने कहा है कि ग्रीस की मेंबरशिप CDRI में वो लुक फॉरवर्ड करता है कि ग्रीस CDRI का भी मेंबर बने। ISA का मेंबर हम जानते हैं कि यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा लालचंद्र, जब ब्रिक्स के विस्तार की बात हुई और वहां प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि बाकी मंचों के भी विस्तार होगा, तो हम जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग करता रहा और ग्रीस उसके लिए समर्थन लगातार करता रहा। तो एक संकेत भी है कि वैश्विक मंचों का विस्तार हो और भारत की जो मांग है वो उस पर ध्यान। शैलेंद्र, मेघना आपके साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर डिफेंस और सिक्योरिटी का भी जिक्र किया है ग्रीस के साथ। जरा उनसे ये पूछिए कि डिफेंस और सिक्योरिटी में क्या दोनों देशों ने समझौता किया है? बिल्कुल, जो हम बात करते हैं कि डिफेंस और सिक्योरिटी में क्या सहयोग आगे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले ही डिफेंस कॉर्पोरेशन पर काफी प्रगति हुई। देखिए, अगर डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो हम जानते हैं जॉइंट एक्सरसाइजेस होते रहे हैं भारत और ग्रीस के बीच में। और सबसे अहम बात यह है कि किस तरीके से इसे, अगर हम जानते हैं जब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ग्रीस एक मैरीटाइम कंट्री है, उसमें वहां का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जिस तरीके से वो क्रॉस रोड्स पर है, एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, उसके क्रॉस रोड्स पर है, तो बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि बहुत बड़ी अहमियत रखता है भारत के लिए। अगर हम मार्केट की भी बात करें, देखिए लालचंद्र, यहाँ पर अहम ये भी है कि जो ट्रेड है उसको दोगुना करने की बात कही गई है जॉइंट स्टेटमेंट में। 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड है उसको दोगुना किया जाएगा। यही लालचंद्र, इस बात का जिक्र भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और उससे पहले जब हमने देखा ग्रीस के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि गेटवे बने, ग्रीस गेटवे बने यूरोप के तमाम देशों से जो व्यापार होता है समुद्री रास्ते, वो भारत के लिए गेटवे बने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रीस ये चाहता है कि भारत से जो व्यापार हो रहा है यूरोप के देशों को, वो ग्रीस के रास्ते होकर जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बंदरगाह और बंदरगाहों में निवेश भी देखिए तो भारतीय कंपनियां कर रही हैं, बंदरगाह के विकास में, पोर्ट के विकास में, एयरपोर्ट के विकास में। जी लालचंद जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और मेघना का भी, और हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया एथेंस से जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जुड़े थे और साथ में मेघना भी। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की ताजा संशय, ताजा भ्रम की स्थिति क्या कुछ विपक्षी गठबंधन में लालू यादव ने और शरद पवार ने बना दिए। करेंगे इस पर खास चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा विपक्षी गठबंधन में जो दो नए संशय पैदा किए गए हैं उसी पर हम करेंगे। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले संयोजक को लेकर चर्चा तेज। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कई संयोजक बनाने की बात की तो नीतीश कुमार को लेकर बनी संभावना को इनकार किया। उधर INDIA गठबंधन की तैयारी को लेकर पूछे गए सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि यह फैसला मुंबई की बैठक में होगा कि किसे कन्वीनर बनाया जाए और कितने कन्वेयर बनाया जाए, ये भी बात है। लालू यादव ने कई राज्यों के अलग अलग संयोजक बनाने का किया था दावा, तो लालू यादव की गुगली से JDU में भी हैरानी है। JDU नीतीश को मानती है गठबंधन का सूत्रधार और एकमात्र कन्वेनर का दावेदार। इस बीच JDU की नेता ने बिहार की सियासी चर्चा में तेजस्वी यादव को CM बनाए जाने की बात की। भागलपुर के JDU विधायक का दावा है कि तेजस्वी काबिल है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन उधर देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर महाविकास आघाड़ी में भ्रम की स्थिति को शरद पवार ने और गहरा कर दिया। उन्होंने कहा एनसीपी में तो कोई टूट हुई ही नहीं है अभी तक। शिंदे सरकार में अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं और NDA में शामिल हैं, लेकिन शरद पवार उन्हें अपना नेता मानते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस ने शरद पवार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि आप हैं किधर। उधर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व PM नरसिंह राव को लेकर पार्टी को मुश्किल में डाल दिया और कहा कि बीजेपी के पहले PM थे नरसिंह राव और उन्हें सांप्रदायिक सोच वाला भी नेता बता दिया। नरसिंह राव के पोते NB सुभाष ने कहा कि कांग्रेस की ये संस्कृति ही है कि वो अपने ही नेता को बदनाम करती है और नेहरू गांधी वाड्रा परिवार से अलग किसी नेता का ये सम्मान करते ही नहीं है। तो बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के मुकुटमणि हैं
पीएम मोदी को पहले नीच कहा और इस बार तो किताब ही लिख डाली है। तो वोट बैंक को लेकर मचे घमासान के बीच विपक्षी दलों में मिशन 2024 को लेकर कोई एजेंडा नहीं है। जाहिर है कि मुंबई सम्मेलन से पहले पार्टियां अपने अपने दावे को आगे बढ़ा रही हैं। तो सुनते हैं कि बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने चीन को लेकर जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया था उस पर क्या कुछ कहा है। गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं? वो आकर ये कहते हैं कि लेह में घूम कर कि मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज। ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है। तो ये बड़ा सवाल बीजेपी ने उठाया और वही बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर के बयान पर उन्हें गांधी परिवार का मुकुटमणि बताया और उनके बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। गांधी परिवार के सबसे निकटतम व्यक्तियों में से अगर कोई व्यक्ति है, कोई राजनेता है, और आज से नहीं शुरू से ही कोई व्यक्ति है, तो उनका नाम है मणिशंकर अय्यर। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गांधी राज परिवार के मुकुटमणि हैं। गांधी परिवार का जो मुकुट है उनमें जो सर्वोच्च चमकता हुआ मणि है वो मणिशंकर अय्यर जी हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई आत्मकथा मणिशंकर अय्यर जी की लिखी गई है और कोई स्टेटमेंट मणिशंकर अय्यर जी देते हैं तो वो केवल मणिशंकर अय्यर जी का स्टेटमेंट है या उन्हीं के भाव हैं, ऐसा नहीं है। जिह्वा मणिशंकर अय्यर की है, विचार गांधी परिवार के। कई तरह के उथल पुथल और कई तरह के सवाल, और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं और साथ में एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। और साथ में हमारे साथ अनुप्रिया, जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनुप्रिया जी। मैं विनोद जी से शुरुआत करता हूँ। विनोद जी, कहा जाता है कि राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी के रूप में अकेले लालू यादव काफी हैं और अकेले ही शरद पवार काफी हैं, लेकिन आज मुझे आपके साथ इन दोनों नेताओं के गुगली को डिकोड करना है। पहली बात ये कि लालू यादव जब कहते हैं कि कई कन्वेनर बनाए जाएंगे और जब शरद पवार कहते हैं कि एनसीपी में तो कोई टूट हुई ही नहीं है, तो इसको कैसे डिकोड किया जाए? क्या ये नया भ्रम, नया संशय, मतलब मुझे लगता है कि कहीं बाकी लोग इसको सोचने में चक्कर ना खा जाएं। विनोद जी। मैं विनोद जी को नहीं सुन पा रही हूँ। जी, मैं भी नहीं सुन पा रहा हूँ। लगता है विनोद जी की आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं विनोद जी की आवाज को तब तक ठीक कराता हूँ। उससे पहले मैं जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास चलता हूँ, फिर अनुप्रिया जी के पास भी चलूंगा। एसएन सिंह जी, आप मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा तीखा हमला किया है। एसएन सिंह जी, ये किस वजह से? मान लीजिए उन्होंने आत्मकथा लिखी, अपनी किताब लिखी, उस किताब में उन्होंने नरसिंह राव जी के बारे में कुछ कहा, तो आपने उनके ऊपर इतना बड़ा हमला क्यों बोला? भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा हमला क्यों बोल रही है एसएन सिंह जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमला नहीं बोलती है। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई बताती है। सच्चाई बताती है गांधी परिवार का, सच्चाई बताती है ऐसे लोगों का जिसका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है, जो देश के विकास में जिसका कोई योगदान नहीं रहा। ऐसे लोगों के बारे में हम सच्चाई बताते हैं कि वो लोग एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर, एक झूठे इतिहास को गढ़कर और देश को भ्रमित करने का कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को कहती नहीं, करके दिखाती है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है वो सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। और कुछ पार्टियां ऐसी थी
वो जो धर्म की तुष्टीकरण के लिए भारत को विभाग देती थी, जिसके नेता देश में जाकर लोकतंत्र को मानते ही नहीं है। दुनिया मानती है कि भारत लोकतंत्र की जननी, लेकिन उनके नेता कहते हैं कि भारत में तो लोकतंत्र ही नहीं, और उसी लोकतंत्र के बल पर वो कर्नाटक का चुनाव जीत जाते हैं, हिमाचल का चुनाव जीत जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन सच्चाइयों को बताती है कि देश पे एक का अधिकार नहीं है, देश संविधान से चल रहा और सबका अधिकार है। हिंदू आतंकवादी नहीं होते हैं, भगवान राम की सत्ता होती है, रामायण को मानना चाहिए, सभी को मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पे बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि क्यों भैया, क्यों आप ऐसे सलाहकार बने हो कि आपकी कभी सरकार और सत्ता आ जाएगी तो आपके सहयोगी कहते हैं पुनः 370 बहाल कर दिया जाएगा। क्यों देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निषाद, ऐसे ज्ञान क्यों देते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी उन सच्चाइयों से रूबरू कराती है कि जो लोग एक आवरण रखे हुए हैं किसी एक के लिए, वो संपूर्ण समाज की चिंता नहीं करते हैं, तुष्टीकरण का कार्य करते हैं, उसी नाते भारतीय जनता पार्टी उस पर सवाल उठाती है और कटाक्ष करती है। ठीक, लौटता हूँ। अनुप्रिया जी भी आपके ऊपर जरूर सवाल उठाएंगे, लेकिन पहले मैं विनोद जी के पास चलता हूँ क्योंकि उनकी आवाज़ उस समय आ नहीं रही थी। विनोद जी, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आप ज़रा लालू यादव ने जो कहा है कि कई कन्वेनर होना चाहिए, और शरद पवार ने जो कहा है कि नहीं एनसीपी तो आज तक टूटी ही नहीं, पार्टी में टूट हुई नहीं, इसको कैसे डिकोड करें हम लोग? लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट पे ही आता हूँ कि सबसे जो आपने डिकोड की बात कही तो वो सबसे इम्पोर्टेंट आज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग तो ज़रूर आप पूछ रहे हैं ये चल क्या रहा है। INDIA गठबंधन के अब ये तीसरी मीटिंग होनी है मुंबई में, और उससे पहले जो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह के पॉलिटिकल केओस बनाने की कोशिश की जा रही है। ये या तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अपनी कोई रणनीति होगी, लेकिन ये सवाल तो है कि जो इस राजनीति के जो 2 मजे हुए खिलाड़ी हैं, जिसमें शरद पवार हैं और लालू यादव हैं, वो अपने अपने जो राज्य है उसमें किस तरह की राजनीति को ला रहे हैं जी। जो सवाल ये है कि अब इतने दिन से देखिए कि 4 महीने के अथक परिश्रम से अगर नीतीश जी ने पहला जो ये इसका सम्मेलन कराया था विपक्षी एकता के, उस INDIA गठबंधन का नाम INDIA तब पड़ा भी नहीं था, तो ये क्रेडिट नीतीश कुमार को गया था कि उन्होंने इतने सारे लोगों को, इतने 26 दलों को एक मंच पे लाया था। लेकिन आज जब चर्चा की होती है, कन्वेनर बनने की बात होती है, तो ये सवाल लालू यादव से पूछा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये मानना पड़ेगा कि इसमें सूत्रधार में नीतीश कुमार सिर्फ एक मुखौटा बन के रह गए हैं। असली जो सूत्रधार की भूमिका में अब लालू जी खुद सामने में है, और इसलिए वो कहते हैं कि 1-2 नहीं, हमें दर्जनों ऐसे कन्वेनर चाहिए जो अलग अलग स्टेट में उसके अलग अलग 1-2-3 ऐसे राज्यों को मिला के एक कन्वेनर हो। तो आप अगर 1-2-3 राज्यों को मिला के एक कन्वेनर होगा तो फिर नीतीश की क्या भूमिका होगी, ये बात तो जानना जरूरी है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि अगर शरद पवार ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है और उसमें किसी भी को किसी भी पार्टी में जाने का अपना एक स्वतंत्र अधिकार है, तो अजीत पवार NCP से चले गए, अभी शिवसेना के साथ में सरकार में शामिल हो गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है। अब ये जो डिकोड करना इतना आसान नहीं है कि अब आप देखिए कि NCP के दोनों धड़े इलेक्शन कमीशन में फ्लैग को लेके और अपने सिंबल को लेके अपने अपने दलीलें लेके हैं, सामने में हैं, लेकिन NCP के जो नेता शरद पवार हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई टूट ही नहीं हुई है, और अजीत पवार हमारे नेता हैं। तो ये सारी सर्कमस्टांसेज में देखिए कि ये गठबंधन की जो मीटिंग है अभी यहाँ मुंबई में जो होने वाली है, उसमें लेके नीतीश कुमार अपनी क्या भूमिका में ले जाएंगे वो नीतीश कुमार खुद नहीं समझ पा रहे हैं। लालू यादव ने एक तरह से उनको एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय राजनीति में आपके आने की जो ललक है वो लालू जी तय करेंगे कि आपके आने वाले टाइम की राजनीतिक दिशा और दशा क्या होगी, ये लालू जी बताएंगे। लाल जी, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसमें हमें मदद अनुप्रिया जी भी जरूर करेंगी। अनुप्रिया जी, आपने कैसे लालू जी के बयान को कैसे आप समझ रही हैं, कैसे देख रही हैं? दरअसल हमें जो मोटे तौर पर समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि ना खेलब ना खेलने दें, है ना। मतलब जो संयोजक का पद है, इतने संयोजक बना दो कि कोई भी संयोजक का कद जो है वो बड़ा हो ही ना पाए। तो ये तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि नीतीश जी की मेहनत पर पानी फेरने वाली बात तो कहीं नहीं हो जाएगी। ये मैं केवल आपसे एक पूछ रहा हूँ जो हमारी समझ बन रही है। अनुप्रिया जी।
लालचंद जी, आप मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से देश की राजनीति को देख रहे होंगे और तीन बहुत ही धुरंधर राजनेता, जो मैं कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी और शरद यादव जी, ये 74 के आंदोलन से निकले हुए सभी है और उन्होंने उस समय की सरकार को जब धूल चटाया था और देश की सत्ता से हटाया था। आप इनकी गुगली और इनकी समझदारी अगर समझ पाएगी तो भाजपा जब परेशान है तो मुझे लगता है मीडिया के लिए भी और भी परेशानी का सबब होगा। ये आप देखते जाइए कि जिस तरह से अभी दूर का ढोल लग रहा था विपक्षी एकता, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जिस तरह से विपक्ष एकजुट नजर हो आया है और उन दलों की बात हो रही थी जिनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन देश हित में सभी पार्टियां एकजुट हुई हैं। अब आपने सवाल पूछा कन्वेनर को लेकर के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, ना तो वो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, ना ही उनकी कोई भी इच्छा वैसी है। उनकी एकमात्र इच्छा यह है कि देश संविधान से चले, देश के संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और जो वादा करके सरकार आई है जी, उस वादे को सरकार ने ही झूठा साबित किया है। तो अब जो झूठ की सरकार है तो उससे देश का भविष्य कहाँ होगा, युवा अपने आप को कहाँ देखेगा। देश को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को एकजुट लाया और उनके प्रयास से ही आज जो विपक्षी एकता जो थी उसको एक नया नाम भी मिला, इंडिया भी नाम मिला है। और जिस इंडिया के गठबंधन से एनडीए की बैठक करनी पड़ गई लालचंद जी, जो कई सालों से नहीं हो रही थी। आप समझिए छटपटाहट यहाँ है कि 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में अमित शाह जी इंडिया की बात कर रहे, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब अविश्वास प्रस्ताव में बोल रहे थे तो उन्होंने पूरी अपनी भाषण में मणिपुर पे ना बोल करके वो विपक्षी एकता पे बोल गए। तो ये डर हमने लाल किला से भी देखा, सदन के अंदर भी देखा और भाजपा की दिन की चैन और रात की नींद उड़ी। लौटता हूँ आपके पास, दो तीन चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा एसएन सिंह के पास जाने से पहले। एक तो सबसे पहली बात कि ये बात आप सही बात है, कहते रहे कि भाई पीएम पद के दावेदार नहीं, लेकिन अब लगता है लालू यादव जी के बयान के बाद आप जो कन्वीनर पद है वहाँ से भी अपने आप को विड्रॉ कर रही हैं शायद। और दूसरी बात ये कि आपने कहा विपक्षी एकता हो रही है, लेकिन तमाम कई सारी चीज़ें हैं। आ रहा हूँ आपके पास अनुप्रिया जी, शरद पवार अजीत पवार वाला एंगल, ममता बनर्जी फॉर पीएम वाला एंगल, केजरीवाल जी वर्सेस कांग्रेस वाला एंगल, बहुत एंगल है, मैं आऊँगा आपके पास। लेकिन अभी फिलहाल एसएन सिंह जी के पास। एसएन सिंह जी, क्या आपने संविधान को खतरे में डाल दिया है, जो अनुप्रिया जी कह रही थी कि उसी वजह से उन लोगों को ये सब करना पड़ रहा है और उन्होंने एनडीए की मीटिंग करने के लिए आपको मजबूर कर दिया? एसएन सिंह जी, नहीं देखिए, 2-3 बातें इन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, तो आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि वो गठबंधन से बाहर हो गए हो, ये पहली बात तो स्वीकार है। दूसरा, इन्होंने इस नाते ये कह रही है कि नीतीश जी वो केंद्र में नहीं जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। एक तो ये कि वो पूरे देश की जनता का मूड जान रही है और दूसरा कि कहीं बिहार भी न चला जाए। यही तो है कि लोकसभा के बाद विधानसभा भी, और विधानसभा में ये जो दोहरा चाल चरित्र चल रहा है। तो गांव में एक बहुत छोटी सी कहावत है कि चोरों का जो लड़ाई होता है वो माल के बंटवारे को लेके ही तो होता है। उसके पहले तो सभी लोग बड़े तन मन धन से माल को लूटे रहते हैं। ऐसे नीतीश जी जो संविधान की रक्षा के लिए जिन्होंने गठबंधन बनाया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और जंगल राज को समाप्त करने की बात कहे, उसी जंगल राज में जब जाकर आज शामिल हो गए तो बिहार की जनता भी देख रही है ये कैसे नीतीश बाबू हैं जिसको जंगल राज कहते थे, जिसके नाते वो उनसे अलग हुए और जनता ने उन पे विश्वास दिलाया, उनकी सरकार बनाई, आज वहीं जाकर चले गए थे। तो निश्चित तौर पे संविधान खतरे में है बिहार का। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि हम एक जगह की चर्चा करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि चर्चा होनी चाहिए इनकी। एक जो सहयोगी पार्टी बहन जी की, ममता बनर्जी जी की पार्टी है पश्चिम बंगाल में, वहां जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और चर्चा राजस्थान पे भी चर्चा होनी। इस देश में बंटवारे करके क्यों संविधान को आप बांटना चाहते हैं? पूरे देश में कानून एक तरह का, ये नहीं कि बिहार की बेटियों के साथ अत्याचार हो और दिल्ली की बेटियों के साथ अत्याचार हो तो ठीक है, और बाकी जगह की बेटियों के साथ अत्याचार हो तो तकलीफ हो। तो निश्चित तौर पर संविधान की रक्षा वही करेगा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कहेगा नहीं, करके दिखाएगा।
आज देखिए भारत में सबसे ज्यादा गरीबों के लिए आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे मानकों को पूरा करके न जाति, न धर्म, न वर्ण, न वर्ग, सबको जोड़कर देश को के मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लौटता हूं मैं आपके पास विनोद जी। विनोद जी, जरा बताइएगा कि जब इस तरह के गुगली और बाउंसर चल रहे हों तो इसमें मुंबई बैठक से कितनी उम्मीदें की जा सकती हैं विनोद जी? लाल जी, अभी अनुप्रिया जी बोल रही थी, कुछ उनमें काफ़ी फैक्ट्स भी है और चीज़ों को जो एक नीतीश कुमार की तरफ से जो बता रही थी, तो वो एक अपनी भर कोशिश कर रही थी उस चीज़ को डिकोड करने के लिए। लेकिन मैडम को मैं एक चीज़ आज की खबर दिखाता हूँ, बताता हूँ। जो मीडिया में एक खबर है कि उन्हीं के पार्टी के एक एमएलए जो भागलपुर से हैं, मंडल जी, गोपाल मंडल शायद नाम है। जी। अगर वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव सबसे काबिल नेता हैं और मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, तो इसको आप किस तरह से मैडम डिकोड करेंगी कि अगर तो ये बात तो अभी से 4 महीने पहले से वहाँ आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनकी तरफ से बात शुरू हुई थी कि नीतीश जी को एक बड़े नेता हैं, उनको राष्ट्रीय राजनीति में जानी चाहिए, बिहार तेजस्वी के लिए छोड़ देनी चाहिए। दूसरी चीज़ उनके सामने में ये भी एक डिकोड करने का है कि लालू यादव खुद इस गोपालगंज में जब ये गए थे और वहाँ जो उनके ही सुपुत्र जो राज्य में मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, अब देखिए कैसे एक कार्यकर्ता को गर्दन पकड़ के धकेल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि राजनीति में आप ठीक है, एक परिवार को चला रहे हैं, एक पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन जो आम लोगों से और कार्यकर्ता के साथ कैसा आपका व्यवहार है वो भी दिख रहा है। खैर ये तो चर्चा की बात है। लेकिन अभी जिस समय में नीतीश जी को लेके और आरजेडी में तेजस्वी को लेके जो वहाँ रसाकसी है, उस बात को अनुप्रिया जी बेहतर जानते हैं कि अगर आज जेडीयू में ही ये आवाज़ उठने लगी है कि तेजस्वी काबिल मंत्री हुए और ये चीफ मिनिस्टर के बनने लायक हैं, तो एक तरह से वो जगदानंद सिंह की बात को सपोर्ट करते हैं। या दूसरे जो आरजेडी के मंत्री हैं जो बार बार कहते हैं कि नंबर हमारा है, एमएलए हमारा है, तो नीतीश जी को आप बाहर दिखना चाहिए और वो बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय राजनीति में जाए। तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में जो चल रहा है वो नीतीश जी के लिए सही नहीं है। अब नीतीश जी स्पेस चाहते हैं। आज भी जो मीडिया से वो बात कर रहे थे, तो लालू यादव के उस बात को लेके कि कई कन्वेनर होंगे, उसका जवाब देते हुए वो बचते रहे। सिर्फ उन्होंने कहा ये फैसला मुंबई में होगा। रही बात सिंह साहब जो अभी बात कर रहे थे, सिंह साहब की, आप ये देखिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में कोई भी है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी है, उसका सत्ता ही एक मकसद होता है। बिल्कुल। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, अभी आप देखिए चंद्रयान के बारे में, आप ये देखिए चंद्रयान 3 के बारे में सबका अपना अपना पॉलिटिकल रिएक्शन आया था। अब अखिलेश यादव का रिएक्शन देख लीजिए, वो चांद मुबारक दे रहे हैं। तो ये जो इसमें अपने अपने क्या वोट बैंक और अपने अपने वोट की जो राजनीति के लिए ये रसाकसी चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज में, ये मुझे लगता है कि आपका सवाल इस मामले में दुरुस्त है कि मुंबई अधिवेशन के पहले जो एजेंडा था इनका सीट शेयरिंग का और कन्वेनर बनाने का, शायद ये संभव होते हुए नहीं दिख रहा है। लाल जी, मैं लौटता हूँ अनुप्रिया जी की टिप्पणी पहले। अनुप्रिया जी, पहले तो यही बताइएगा कि क्या कोई प्लान है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, क्योंकि अब तो आपके एमएलए ऐसी बात कह रहे हैं। लालचंद जी, हमारे पास में सबसे सामने अगर कोई सवाल है तो वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। 2025 के चुनाव में विधानसभा वो हम देख लेंगे। वह बीजेपी के लिए सब परेशानी का सबब होगा कि पहले ही हमने उनको सत्ता से बाहर कर दिया है और 2024 में जब हम भारत से भाजपा मुक्त करेंगे उसके बाद 25 में भी देख लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है लालचंद जी की लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता चुनती है अपने नेता। तो ये आप ये समझ लीजिए कि बिहार में जो सुशासन की सरकार रही है और बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, या 2005 से चला आया 2020 तक के चुनाव में जब हम एनडीए के साथ लड़ रहे थे। आपने सुना होगा अमित शाह जी को भी जो कई मंचों से कहा कि हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य जो है सर्वोपरि है, उनके कार्य के आधार पे ही हम यहाँ रह सकते हैं। लेकिन एसएनसी जी कह रहे थे, भाजपा के नेता यहाँ कह रहे थे कि ठीक कहा उन्होंने कि संविधान बचाने की जरूरत है। ये मान रहे हैं कि मणिपुर में जिस तरह से बेटियों के साथ में हुआ और जिस तरह से हमने देखा रिस्लट बेटी की बात में, आपने कुछ देर पहले अपने डिबेट के पहले आपने सुनाया संबित पात्रा जी को, जिन्होंने कहा मणिशंकर अय्यर जी के बयान को कि ये चरित्र दिखाता है
तो मुझे लगता है कि ब्रिजभूषण सिंह के भी बयान को भी हमें देखना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी हमें कहेंगे इस्तीफा देने के लिए तो हम देंगे। इसका अर्थ यह था कि बीजेपी की मंशा यह है कि हमारे नेता कुर्सी पर रहे, हमारा सरकार चलती रहनी चाहिए, बाकी बेटियों के साथ में क्या दुर्दशा हो रही है उससे हमें मतलब नहीं है। भाजपा का ये जो वादा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह अधूरा था। वादा तो यह था कि बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ, बेटी वहां बचाओ जहां भाजपा की सरकार है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का जवाब बनता है। इस पर एसएन सिंह जी का जवाब बनता है, दीजिए जवाब एसएन सिंह जी। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। एक कहावत है कि खैर पान खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान दाबे से ना दबे जानत सकल जहान। ये सब लोग जान जाते हैं किसका किससे प्रीत है और किसका किससे नहीं प्रीत है। जितनी चीजों को मैं बताया वो दाबने से नहीं दबता है, सब लोग जान जाते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि बहनों की चिंता है, तो बिहार में जिन बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है वहां अच्छे कार्य करके नीतीश जी को एक नमूना पेश करना चाहिए। लेकिन संगत से गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जाए। आपने ऐसे आदमियों का साथ पकड़ लिया जो बहनों के साथ अन्याय करते थे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं, स्वयं नीतीश जी कहा करते थे कि लालू यादव जी के पार्टी के लोग वो बहनों पे दुराचार और अत्याचार करते हैं, और वही अत्याचार हो रहा है। दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दिन दहाड़े दुष्कर्म हो रहा है, ये बहुत सारे चीजें हो रही है। तीसरी बात डर है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ दीजिए। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आज 2 से कितनी सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी हो गई, और एक आपकी पार्टी है जो बैसाखी पे चलती रही। बिना बैसाखी के आज तक एक कदम आप चल ही नहीं पाए। केंद्र का चुनाव होना है, ना आपके पास कोई नीति है, ना कोई नियति है। और बिहार को छोड़ दीजिए तो दूसरे प्रदेशों में मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई जनाधार है, कोई आधार है। तो ऐसी लाचारी जो दिख रही है वो देश भी देख रहा है इस दूरदर्शन के माध्यम से, डीडी न्यूज के माध्यम से, और बिहार प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं कि पानी पी पी कर गाली देने वाले नीतीश जी को क्या हालात हो गए हैं। मतलब अंत भला तो सब भला, यहाँ अंत ही नीतीश जी का बुरा होने जा रहा है। आने वाले कुछ समय में आपके चैनल पर एक घोषणा कर रहा हूं, आप देखिएगा नीतीश जी के पार्टी के 60% से अधिक लोग नीतीश जी का साथ छोड़कर राष्ट्रवादी विचारधारा को, विकासवादी विचारधारा को अपनाने वाले हैं। फिर आप गाली देते रहिएगा, ईवीएम पर सवाल उठाइएगा, क्या क्या करिएगा, क्योंकि इन सभी के मूल में नीतीश जी आप है। आपने जिसको गाली दिया उसको अपनाया, जिसको खराब कहा उसी को सही कहा, इसलिए आपको छोड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को। लौटता हूँ, विनोद जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले अनुप्रिया जी का ही काउंटर ले लेता हूँ, उसके बाद विनोद जी के पास। अनुप्रिया जी बताइए। लालचंद जी, मुझे लगता है कि आज बीजेपी के प्रवक्ता ने बता दिया कि आर्थिक बल का इस्तेमाल ये करेंगे बिहार में। मैं इनको बता दूं कि बिहार वह भूमि है जहां पे आप लोजपा और शिवसेना और एनसीपी का हाल जदयू का नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ता जो है उन्होंने अपने नेता को माना है और बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री को काम पे चुना है। और बैसाखी तो आप थे, और बैसाखी के साथ में आप चल रही आपकी सरकार थी, जो सरकार से जाने से आपकी बेचैनी आपको दिख रही है। आप चिंता कीजिए बीजेपी की। सच्चाई राजनीति की यह जरूर है कि आप 3 से आ गए हैं 300 पे, लेकिन 2024 में कहाँ होंगे ये आपको देखना है, क्योंकि 2024 के लिए जो वादे आपके थे उसको नहीं रहने दिया जाए, क्योंकि वो भविष्य के गर्त में ही होता है, क्योंकि जनता मालिक होती है कि जो आपके वादे थे उनको जुमला। आपने कहा जो वादे थे पूरा आपने नहीं किया, तो वादे के ऊपर ही होगी पलटवार। इंडिया बनेगी, इंडिया की बनेगी इस बार भारत में सरकार। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास, अब विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, जो हम देख रहे हैं कि अब जो विपक्षी गठबंधन है उसमें तमाम मुश्किलें तो जो पार्टियों के बीच हैं ही, लेकिन मणिशंकर अय्यर जैसे नेता, बड़ी भूमिका थी साल 2014 में भी उनकी सत्ता बदलने में। मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जब इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं अपनी किताबों में या बोल देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कुछ मुश्किल पैदा होती है, या कांग्रेस के अंदर जो सोच है उसी को आवाज़ दे देते हैं मणिशंकर अय्यर? लाल जी, मणिशंकर अय्यर के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि मणिशंकर अय्यर सच में गांधी परिवार के बहुत क्लोज के एक ऐसे उनके नेता रहे, जब वो ब्यूरोक्रेट थे तब भी, और उसके बाद वो नेता और कांग्रेस के मंत्री, कद्दावर मंत्री, कैबिनेट मंत्री तक रहे। जाहिर सी बात है कि मणिशंकर अय्यर जो बात कह रहे होंगे वो पार्टी के लाइन से कुछ अलग नहीं कह रहे होंगे। भले ही पार्टी बार बार मणिशंकर अय्यर की बातों को इग्नोर करती रही है या कह देती है कि उनका अपना निजी मामला है, लेकिन जब आज की तारीख में देखिए तो उसका टाइमिंग हमें जानने की ज़रूरत है
कि मणिशंकर अय्यर का जो ये बयान आया है उस बयान के पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत है। और समझने की इसलिए भी ज़रूरत है कि क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो एक वोट बैंक के लिए अपने अपने तरह से स्ट्रगल करते हुए दिख रही है, चाहे यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, या फिर आप देखिए यूपी में अखिलेश यादव हों, या वहाँ बिहार में आप आरजेडी को देख लीजिए, या पश्चिम बंगाल में आप देखिए इमामों के बड़े सम्मेलन ममता बनर्जी कर रही हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो कर रही हैं उसमें एक तरह से मणिशंकर अय्यर की तरफ से ये एक रणनीति का हिस्सा है कि उन्होंने एक नरसिंह राव कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एक तरह से सांप्रदायिक बता दिया। उन्होंने बता दिया कि वो बीजेपी के पहला प्राइम मिनिस्टर हैं, वाजपेयी जी दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एक तरह से कांग्रेस के गांधी परिवार की जो लीगेसी है उसमें इस तरह की चीज़ें जो हुई है उसे वो बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि राहुल गांधी का अभी देखिए करगिल के दौरे पे हैं, वहाँ पे अभी उनकी एक रैली हुई है, तो वो अपने को इस तरह से बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ जो सिस्टम है उस सिस्टम पे बीजेपी का कब्जा हो गया, नहीं तो हम 2019 में इनको निकाल बाहर कर दिए होते। अब सवाल है कि बीजेपी का अगर मान लीजिए कि 2019 में एक सिस्टम पे कब्जा था तो 2014 से पहले तो उनका सिस्टम पे कब्जा था, तो फिर तो 2014 में उनको बीजेपी से हार नहीं होनी चाहिए थी। तो ये इसलिए हो रहा है, ये बचकानी हरकत इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप अपने को रिव्यू करने के लिए, अपने को इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय आप दूसरों को देते हैं, आप लोगों को देते हैं, आप वहाँ जनमानस को देते हैं, आप जनता को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मणिशंकर अय्यर की भी एक कोशिश है कि कांग्रेस की इन तमाम असफलताओं का दोष वो सीधे सीधे नरसिंह राव पे और एक पूर्व प्रधानमंत्री पे दे रहे हैं, जो भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में जिसका अपना एक योगदान है। शायद कांग्रेस ने कभी भी नरसिंह राव की इस बात की चर्चा नहीं की होगी कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के रूप में नरसिंह राव ने किस तरह से देश की दशा और दिशा बदल के रख दी थी। ठीक है लालची, इस पर कभी कांग्रेस प्रवक्ता अगर होते तो हम सीधा जवाब लेते, लेकिन एसएन सिंह जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। एसएन सिंह जी जोड़ लें, उसके बाद अनुप्रिया जी। देखिए, मैं छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा। मणिशंकर अय्यर जी तो कहे हैं और कांग्रेस तो करके दिखाई है। नरसिंह राव जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 5 साल की सरकार चलाते हैं और जो परिवार से नहीं थे। वो परिवार जो हमेशा हुकूमत और राज करना चाहता है, जो सत्ता की मलाई इस बल पे सत्ता के इर्द गिर्द रहना चाहता है कि हमने पता नहीं देश देश के लिए क्या किया, जबकि सबके जो देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग हैं सभी के दादा परदादा ने किया। तो ऐसे नरसिंह राव जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय करके मणिशंकर अय्यर नहीं, कांग्रेस के लोगों ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, बहुत सारे कांग्रेसियों ने उनके मृतक शरीर को, जो सम्मानित शरीर है, उसको भी पार्टी दफ्तर में रखने से मना कर दिए। तो मणिशंकर अय्यर जी का बयान नहीं है, ये पूरे कांग्रेस का यही चरित्र है। एक बात। दूसरी बात, अभी हमारी बहन कह रही थी तो इन पे एक आक्षेप ये लगाना चाहूंगा, ऐसे पार्टी से ताल्लुकात रखती है जो जनता को, भारतीय जनता पार्टी और भी लोग कहते हैं जनता जनार्दन होती है, हम उसके आगे जाते हैं, शीश नवाते हैं, अपना बनाते हैं, विश्वास, विकास और प्रयास करते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं हमारी सरकार आएगी, हम विकास करेंगे और बार बार प्रयास करते हैं उसको अपना बनाने का। लेकिन ऐसे सहयोगी इनके जो जनता को ही राक्षस कहते हैं, मुझे लगता है कि क्या जनता जिसको आप राक्षस कहें वो आपको किस लौटता हो नहीं भाई, आपको अपने पे चिंता करनी चाहिए। और हम तो आपको इतना सम्मान देने का कार्य किए, जो आपने बैसाखी की बात कही, पूर्ण बहुमत की 2014 और 19 में भी सरकार बनाते हैं तो भी अपने सहयोगियों को सर माथे पर बैठाने का कार्य करते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से वो देश प्रदेश की जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने का कार्य करती है, विश्वास जीतती है और प्रयास करके लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में जीत कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, बैसाखी से नहीं बनी हुई। और पुनः हम चुनाव में जा रहे हैं, आप अपना ख्याल करिए और धैर्य से सुनिए, समझिए कि बिहार के लोग क्या सोच रहे होंगे नीतीश जी के बारे में, एक बार चिंता करने की आवश्यकता है। दिन दहाड़े पत्रकार, अनुप्रिया जी इसके बारे में दिन दहाड़े लोकतंत्र की मणिपुर पे नहीं आप बोलेंगे, मुझे पता है, उम्मीद है मणिपुर पे और नूह पे आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी सरकार है डबल इंजन की सरकार। मैं तो पश्चिम बंगाल पे पूछा, आपको राजस्थान पे पूछा, आप बोली ही नहीं।
बहन जी, राजस्थान जो आपके चर्चा सब पर होनी चाहिए, चाहे मणिपुर हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, चर्चा सब पर होनी चाहिए। तो हमारे तो प्रधानमंत्री जी बोले, गृह मंत्री जी 90 मिनट, अनुप्रिया जी को सुन लीजिए, 14 मिनट लोगों ने बोला। एसएन सिंह जी, अब अनुप्रिया जी को सुन लीजिए। हाँ बोलिए। सुन लीजिए, आपने गठबंधन धर्म यह निभाया कि जो लोजपा और शिवसेना है वो आज अपने सर पकड़ के बैठी है, और हमने आपका चाल और चरित्र चेहरा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान से हमने समझ लिया था कि आपने क्या कहा था बिहार की धरती पे आकर के कि अब जो क्षेत्रीय दल है उसकी जरूरत नहीं है। तो आपका चेहरा और चाल चरित्र बिहार की जनता और बिहार की जितने भी सहयोगी दल है उसने देख लिया। इसी बयान से सबसे ज्यादा नाराजगी हुई है ना एनडीए के साथ। बिल्कुल, अगर हम जनता के सेवक हैं, जनता ने हमें चुनी है और जनता के लिए हम हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम वो सरकार चलाएं। और जो दूसरी कि जिस एनडीए के साथ में हमने गठबंधन किया था, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भाजपा थी वो भाजपा में अब हमारे दो की भाजपा रह गई है कि हम दो हैं, हमारे दो हैं जो लूटेंगे देश की जनता को। ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ये इस सरकार से हमें बाहर निकालनी है देश की जनता को। और रहा कि इन्होंने कहा कि भाई डेटा बहुत ज्यादा है आपके पास में, आपके वादे, जिसमें आपने सीएजी का आपने रिपोर्ट नहीं देखा होगा, जिसमें आपकी पोल खोल दी कि कितने भ्रष्टाचारी आप हैं, कि 7.5 लाख जो है अभ्यर्थी, उसमें जो लाभार्थी है वो एक ही नंबर से रजिस्टर है। तो घोटाला और भ्रष्टाचार की सरकार की बात जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, मुझे लगता है कि अब उनको पता चल गया हो कि इनके अंदर कितने भ्रष्टाचारी हैं। जो आरोपी हो गया है, कोर्ट ने जिसको आरोपी कर दिया उसके साथ मिलकर आप सरकार चला रही है। देश के आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है। मिशन 2024 के लिए दोनों पक्ष तैयारी कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। हम फिर चर्चा करते रहेंगे, अपनी अपनी बात जरूर रखते रहिएगा। अनुप्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एसएन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों पर बात। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब इस वक्त में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर की, जहां पर जादवपुर यूनिवर्सिटी रैगिंग मामले में जो बवाल हुआ था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने महामिছিল निकाला है, यानी कि महारैली। पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी की आज जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग और ड्रग्स के खिलाफ महारैली। तो जादवपुर बचाओ महामिছিল नाम से गोल पार्क रामकृष्ण मिशन से जादवपुर 8B बस स्टैंड तक बीजेपी का ये महामोर्चा। राज्य बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा यूमो के अध्यक्ष इंद्रनील खान इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। तो बीजेपी ने बताया अपने इस महामिছিল का उद्देश्य और कहा कि ये रैगिंग मुक्त और नशा मुक्त जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर बनाने के लिए ये रैली है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीजेपी ने टीएमसी की राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में माओवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रही हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग पर हुआ था बवाल और एक छात्र ने रैगिंग की वजह से ही आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मामला प्रकाश में आया और मामले की जांच कर रही पुलिस ने हैरान करने वाले खुलासे किए थे कि विश्वविद्यालय में रैगिंग के साथ साथ वसूली चलती है और लड़कियों को सीनियर्स परेशान किया करते हैं। विश्वविद्यालय को कट्टर विचारधारा की जकड़न में बांध रखा है। तो पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में माओवादी कम्युनिस्ट छात्र संगठनों का दबदबा रहा है। कई तरह की गड़बड़ियों के खुलासे होते रहे हैं। विश्वविद्यालय को कट्टर विचारधारा की जकड़न में बांध रखा है माओवादी कम्युनिस्ट छात्र संगठनों ने, और विचारधारा की आड़ में वहां पर गुंडागर्दी होती है। ऐसे खुलासे कई बार होते रहे हैं। प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे संवाददाता हमारे साथ।
जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रसेनजीत, भारतीय जनता पार्टी ने ये महा मिचेल निकाली है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों ये मामला प्रकाश में आया था, काफ़ी चर्चा हुई थी, जांच में कई तरह के खुलासे हुए थे, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो इस पर मोर्चा निकाल रही है, रैली निकाल रही है, बाकी पार्टियां बिल्कुल खामोश। टीएमसी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, उन सब के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। नहीं, देखिए लालचंद, एक तो है कि कांग्रेस के लिए यहाँ पे आंसू बहाना के अलावा कुछ हम कर नहीं सकते, क्योंकि कोलकाता में या पूरे बंगाल में कुछ ही जगह पे बचा हुआ है कांग्रेस, तो इसीलिए उसकी बात तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आप जो सीपीआईएम के बारे में कह रहे हैं, तो सीपीआईएम इस दुविधा में है कि ये क्या इसके पीछे तो है आखिर तक लेनिन या स्टालिन या माओ जेडंग, चाहे वो माओवादी हो या चाहे वो नक्सलवादी हो, कुछ भी नाम से जाना जाए, लेकिन है तो इन सारे लोगों ने, या तो उसमें करे क्या वो इस तरह से इन लोगों के खिलाफ अगर मोर्चा निकाला जाए तो क्या हमारी जो ऑथेंटिसिटी है मार्क्सवादी होने का, तो ये ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्या सवाल उठ जाएगा या नहीं, इसके बारे में सोचकर सीपीआईएम की तरफ से कुछ किया नहीं जाता है। तीसरी बात, ये तृणमूल कांग्रेस की थोड़ा इतिहास में जाना जरूरी है, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस को दिग्गज लोगों ने कहते हैं, जो राजनीति के जानकार है, ये कि ये जो सीपीआईएम की सरकार है उसी का जो छोड़ा हुआ चप्पल है, उसी चप्पल में अपना पैर घुसा के ममता बनर्जी अपना सरकार चलाती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब लालगढ़ की स्थिति पैदा हुआ था वहां पे नक्सलियों की 2007, 8, 9 इस समय पे, तब वहां पे किस तरह से वहां की नक्सली नेताओं के साथ तृणमूल कांग्रेस की नेताओं की अच्छे संबंध हुआ करता था, किस तरह से ममता बनर्जी गई थी उनसे बात करने के लिए, किस तरह से बाकी लोगों ने उनसे रेगुलर टच में रहते थे। तो ये जो काफी सारे, वैसे तृणमूल कांग्रेस की जो गठबंधन है पहले बना था, उसमें भी कुछ वैसे उग्र मार्क्सवादी हुआ करते थे, उसमें कुछ नेता मंत्री भी हुआ करते थे जो पहले माओवादी होने के कारण, नक्सली होने के कारण जेल रह चुके हैं, जो अभी उसमें से कोई एक है जो अभी राज्यसभा का मेंबर भी है। तो बात ऐसा है कि यहाँ पे जादवपुर को बचा के रखना, ये राजनीति का एक तरह की रोटी सेकना पिछले कई दिनों से, कई सालों से चल रहा था। जब इस बेचारा जो सपनदीप है, इनका मौत के बाद ये शायद अपने मौत से ये जाहिर कर दिया कि किस तरह की स्थिति उस कैंपस के अंदर पिछले 15-20 सालों से बन चुका था, और किस तरह से सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, ना सीसीटीवी लगाने दिया, ना मेन हॉस्टल के अंदर जो ये सब कुछ चल रहा था उसके ऊपर कुछ ठीक तरह से कार्रवाई किया गया। उसका जो आखिर में परिणति है एक बच्चे की मौत, और आज बीजेपी को इस तरह से रास्ते में निकालना पड़ा। लालचंद दादा, जिस तरह से कि पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे किए हैं, वसूली, एक्सटॉर्शन की बात कही है, और लड़कियों को सीनियर्स के द्वारा परेशान और कुछ भद्दे कमेंट्स, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब इस मामले पर आगे कानूनी कार्रवाई होता हुआ कुछ दिख रहा है आपको वहां पर? कानूनी कार्रवाई जारी है। मैं लालचंद, अभी हम लोगों को इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये सही है, आपके सवाल सही है, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये आत्महत्या है या 302 धारा की जरिए इसको इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। क्योंकि जो कहानी सामने धीरे धीरे आने लगे हैं, उससे लगता है कि लोगों ने जो लोगों ने हॉस्टल के अंदर अपने दादागिरी कायम रखे थे, इन्होंने ऐसा स्थिति बन चुके थे, अगर एबेटमेंट भी किया जाए तो ये एबेटमेंट भी हो सकता है, ये 302 भी हो सकता है। और खास तरह से मैं बता दूं कि इसी हॉस्टल की एकदम सटा हुआ है जादवपुर थाने की पुलिस क्वार्टर, और पुलिस क्वार्टर में जो परिवार लोग रहते हैं उनका भी कहना है कि
हम तो ये सारे लड़के लोगों को पहचानते थे, ये अपने बैल्कनी से, ये अपने छत से किस तरह से हमारे परिवार के ऊपर, हमारे महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर टिप्पणी करते थे और ये फिर कैंपस में जाके इनकलाब जिंदाबाद करते थे। तो ये जो दोहरा चरित्र इन लोगों का, ये दोहरा चरित्र अभी उजागर करना जरूरी है, जिसके लिए बीजेपी का ये रैली और एक दूसरी तरफ से पुलिस की ने इसका पूरी तहकीकात करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये सिर्फ सुइसाइड है या होमिसाइड है या अबेटमेंट टू सुइसाइड है। लालचंद, बीजेपी का जो आज का प्रोग्राम है जिसमें कि ये महामिचिल निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, इस मुद्दे को लगता है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं दिखाई पड़ रही है। जैसा भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है और जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं बीजेपी के तरफ से, भले ही बाकी पार्टियां रिएक्शन दें या ना दें। बिल्कुल लालचंद, ये बीजेपी के लिए एक जिम्मेदारी बन गया है, क्योंकि हमारे ही बच्चे लोग सब जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और जादवपुर यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में माने हुए यूनिवर्सिटी है। अब कुछ इसी तरह से सरकार की तरफ से, तृणमूल की तरफ से एक इस तरह से बयान करने की कोशिश किया जा रहा है कि ये वो जादवपुर यूनिवर्सिटी है जहां की कई सारे लोग हमारी चंद्रयान 3 में लगे हुए थे, वहां पे वैज्ञानिक के हिसाब से काम कर रहा है। ये तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कहानी यह है कि अगर 10, 12, 15 लड़कों के कारण एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक कैंपस के अंदर किसी 17 साल की बच्चे की मौत हो जाती है और उसके बाद यह भी पता चलता है कि शायद अंदर में गांजे की जो पेड़ है उसका मतलब जो होता है उसका खेती भी किया जाता था टॉप में, ओपीएम का। तो अगर ये सही है और पिछले 2011 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ना यहाँ पे सीपीएम कुछ करेगी, ना सरकार की तरफ से कुछ किया जा रहा है, तो जाहिर सा बात है कि मेजर अपोजिशन पार्टी के हिसाब से बीजेपी को ही माँ बाप की जो आवाज है उस आवाज को बुलंद करना चाहिए और वो काम में सुकांत मजुमदार और शुभेंदु अधिकारी लगे हुए हैं। जो मिছিল अभी जारी है, हमारी इस जो दूरदर्शन की केंद्र है यहाँ से कई सौ मीटर पीछे वो जो रास्ता है वही रास्ते से जादवपुर थाना होते हुए जादवपुर यूनिवर्सिटी गेट तक ये रैली अभी जारी है। लालचंद जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ने वाली फिलहाल नहीं दिख रही है, बाकी पार्टियां कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है लगातार और उसी क्रम में आज ये महामिचिल का आयोजन किया गया है। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे एक और बड़ी खबर पर बात। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त और अब बारी आ गई है एक और बड़ी खबर की और ये बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी अदालत से आई है और वो खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में सुनवाई चल रही है। तो इसी सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को देश हित में एक बड़ा फैसला बताया। कहा यह बहुत बड़ा फैसला है जो देश हित में लिया गया। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अनुच्छेद 370 स्थायी है या अस्थायी, इसको लेकर पहले भ्रम बना हुआ रहता था और भारत विरोधी शक्तियां इसी भ्रम का दुष्प्रचार करके हमेशा लाभ लेने की कोशिश किया करती थी और स्थानीय लोग भी दुविधा में थे। लेकिन अब ये भ्रम दूर हो गया है। अलग विशेष राज्य के दर्जे की दलील को गलत बताते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा ब्रिटिश राज में 62 रियासतों का अपना संविधान था, लेकिन भारत में जब विलय हुआ तो वो सारे संविधान अप्रभावी हो गए।
केंद्र सरकार की दलील थी कि अनुच्छेद 370 और 35A के चलते जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार के सभी योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल पाता था और बहुत लोगों को तो मताधिकार भी नहीं। बहस के दौरान पहले ही संविधान पीठ ने टिप्पणी की थी कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जम्मू कश्मीर में इसे लागू होने से रोकता हो। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को वापस ले लिया था और उसी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती दी गई है, जिस पर की सुनवाई हो रही है और ये सुनवाई संविधान पीठ के अंदर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट। तो विकास सारथी हमारे संवाददाता जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरों पर पैनी नजर रखते हैं वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और इस खबर पर हमारे साथ और ज्यादा चर्चा करने वाले हैं विकास सारथी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, जो पृष्ठभूमि है वो हम सब जानते हैं कि अब इतिहास की बात हो चुकी है। अनुच्छेद 370 की ज़्यादातर प्रावधान हटा दिए गए हैं, लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने चुनौती दी है, उनको क्लब करके सारी याचिकाओं को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ में इसकी सुनवाई चल रही है। लेकिन जो दलील दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से भी और जो संविधान पीठ ने टिप्पणी की है वो ऐसा लगता है कि एक लाइन पर जाती हुई दिख रही है। हालांकि अभी बहस बाकी है और फैसले बाकी है। बिल्कुल लालचंद, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ा जल्दबाजी भी हम कह सकते होगा, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो पूरी बहस चली थी वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से चली थी और सरकार की अगर हम बात करें तो अभी पहले दिन ही एक ऐसा पूरा दिन गया जिसमें सरकार की तरफ से दलीलें रखी गई। इसमें सबसे अहम जो आर्ग्यूमेंट था वो अटॉर्नी जनरल का था, जिन्होंने अमेरिका में किस तरह से इस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी और वहां पर तब तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जो एक फेमस स्टेटमेंट दिया था उसका जिक्र यहां पर अटॉर्नी जनरल ने किया था और उन्होंने जब ये कहा कि संवैधानिक प्रावधानों को बरकरार रखना, उनको बिल्कुल भी उनमें किसी तरह का बदलाव ना करना और पूरे देश को या राष्ट्र को बचाना, इन दोनों के बीच जब विकल्प चुनना होता है तो जाहिर है कि ये विकल्प चुना जाता है कि देश को बचाया जाए, राष्ट्र को बचाया जाए, जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं उनको पुख्ता रखा जाए। तो ये पुराना एक ऐतिहासिक उन्होंने स्टेटमेंट कल दोहराया था। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जो इलीगैलिटी की बात की जा रही है वो कहीं पर भी ऐसी कोई इलीगैलिटी नहीं है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 370 में जो शक्तियाँ दी गई थी, जो ऑटोनॉमी दी गई थी, अगर उसको वापस लिया जाता है एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए ही, तो इसमें किसी तरह की इलीगैलिटी नहीं है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने भी कल अपने बहुत सारे पॉइंट्स रखे, आगे भी वो इस पर बहस जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जो ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ विशेष शक्तियाँ राज्य को हासिल थी, उन्होंने कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हैं, जो कई रियासतों के साथ भारत सरकार ने जिन पर हस्ताक्षर किए थे, उनमें सब में जो कंडीशंस थी, कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था और एक कुछ विशेष कंडीशंस भी थी। तो ये, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन विशेष कंडीशंस के आधार पर किसी भी प्रिंसली स्टेट को कोई ख़ास शक्तियाँ मिल जाती थी और इसीलिए जम्मू कश्मीर भी कोई अपवाद नहीं है। इसके अलावा कोर्ट में उन्होंने ये भी कहा कि वो सारे इस तरह के जो ऐतिहासिक दस्तावेज़ हैं उनको कोर्ट के सामने रखेंगे, जिनसे ये बात निकल के आएगी, जो अलग प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो हस्ताक्षर किए गए थे जिन कागजातों पर, उनको रखेंगे और ये दिखाएंगे कि सभी के साथ कुछ ना कुछ शर्तें थीं, लेकिन ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो चिरकाल तक चलती रहेंगी, वो हमेशा के लिए चलती रहेंगी। समय समय पर उनमें बदलाव किया गया और सभी राज्यों को फिर एक बराबर शक्तियां, एक बराबर अधिकार दिए गए और जो 370 को हटाने का फैसला है उसमें कोई भी ऐसी संवैधानिक त्रुटि नहीं है जिसका हवाला दे करके ये याचिकाएं यहाँ पर दाखिल की गई हैं। विकास, अब अगर इस मामले में सुनवाई के आगे के सफ़र को देखें, संविधान पीठ सुनवाई कर रही है तो जाहिर सी बात है कि हम ये मान के चलते हैं कि ये सुनवाई, अंतिम सुनवाई इस मामले पर होने वाली है। अब इस मामले में आगे के कानूनी कार्रवाई में क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान पीठ ने क्या कोई अगला डेट दिया है या कुछ ऐसा कहा है कि कब तक इसकी सुनवाई पूरी हो जाएगी? जी लालचंद, इसकी सुनवाई अब मंगलवार को होगी, अब अगले हफ्ते से, क्योंकि शुक्रवार जो सोमवार और शुक्रवार के जो दिन हैं उन पर नए मामलों को सुनता है। इसीलिए संविधान पीठ मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, इन 3 दिनों लगातार सुनवाई करती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते मंगलवार को फिर अगर सुनवाई सुचारू रूप से हुई तो दोबारा
कोर्ट इस पर सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को सुनेगा और ये जो नॉन मिसलेनियस डे हैं उन पर कोर्ट इस तरह के मामलों की सुनवाई लगातार सुबह से शाम तक करता है। और एक ख़ास बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब एक बार सुनवाई शुरू करती है तो पूरे मामले को सुनने के बाद ही वो एक तरीके से रूटीन कामकाज की तरफ बाकी बेंचेस अपने काम शुरू करती हैं। तो ये कार्रवाई अगले हफ्ते जारी रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब सरकार की तरफ से अपनी बातें रख ली जाएंगी तो एक मौका और दिया जाएगा याचिकाकर्ता को कि वो क्या इसके बारे में दलीलें देना चाहते हैं, सरकार के आर्ग्यूमेंट्स पर उनके पास क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट हैं। तो अभी ये सुनवाई कुछ दिन अभी और चलेगी। इस मामले में जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, हम जानते हैं कि कपिल सिब्बल पेश हुए थे, उन्होंने अपनी दलीलें रखी थीं। क्या कपिल सिब्बल की तरफ से आज भी कोई तर्क रखा गया या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई, खासतौर पर तब जब अटॉर्नी जनरल ने अपनी टिप्पणी की और संविधान पीठ ने भी अपनी कुछ टिप्पणी की है, तो ऐसे में क्या कपिल सिब्बल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई टिप्पणी? देखिए, इसमें फ़िलहाल इस तरह की कोई टिप्पणी तो नहीं आई। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की जब लंबी सुनवाइयाँ होती हैं तो एक पूरा मौका दिया जाता है। जब कोर्ट टाइम अलॉट करता है तो ये साफ कर देता है कि सबसे पहले याचिकाकर्ताओं को मौका मिलेगा, फिर पक्ष जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा, और फिर एक कुछ समय दोबारा याचिकाकर्ताओं को दिया जाएगा कि वो कुछ बिंदुओं पर अपनी बात दोहराना चाहते हैं या कोई नई बात रखना चाहते हैं तो वो रखें। तो ज़ाहिर याचिकाकर्ताओं को उसका मौका मिलेगा। सुनवाई जब शुरू हुई थी तो आप याद करें कि जो मुख्य याचिकाकर्ता थे इसमें जो नामी लोग थे, उनमें से 2 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए थे, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत राय ये थी कि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में अगर हम तुलनात्मक रूप से कहें तो काफ़ी अमन है, शांति है, और जो डेवलपमेंट की जो बात होती थी वो वहाँ तक पहुँची है। तो 2 जो मुख्य याचिकाकर्ता थे उन्होंने अपने नाम पहले ही दिन वापस ले लिए थे। हालांकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता हैं जो इसमें याचिकाकर्ता हैं, और इसके अलावा कुछ इंटरवीनर्स हैं जिनकी तरफ से वकील अब भी दलीलें दे रहे हैं कि ये 370 का पूरा फैसला जो था वो संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करके विशेष शक्ति ख़त्म की गई है जम्मू कश्मीर की। तो इसमें जो इंटरवीनर्स हैं उनको भी एक मौका देगा सुप्रीम कोर्ट जब समय उनका आएगा। लेकिन अभी हम मुख्य रूप से सुन रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से अब दलीलें रखी जा रही हैं, जिसमें सॉलिसिटर जनरल अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे मंगलवार को। याचिकाकर्ता इस मामले में जो प्रमुख रूप से हैं, हम जानते हैं कि कई याचिकाकर्ता इस मामले में हैं, उनकी तरफ से कभी बातचीत करने का मौका या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें जो ज़्यादातर याचिकाकर्ता हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, पीडीपी के नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, तो अक्सर उनके वकील ही यहाँ पर पेश होते हैं और व्यक्तिगत रूप से वो यहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं। हालांकि पब्लिक स्पेस में इन याचिकाकर्ताओं ने बहुत सारी बातें पहले कही हैं इसको लेकर के, लेकिन देखिए कोर्ट का ये लगातार कहना है कि हम संवैधानिक प्रावधानों को लेकर के पूरी दलीलें सुन रहे हैं, चाहे याचिकाकर्ताओं की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो। इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं या इससे कुछ परिवर्तन वहाँ पर क्या आए हैं, किस तरह के परिवर्तन आए हैं, इन दलीलों में हम नहीं जाएंगे। पूरा जो प्रोसेस था उसकी लीगैलिटी को लेकर के, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर ही संविधान पीठ सुनवाई करेगी। और वकीलों को भी, दोनों तरफ के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बात को लेकर आगाह किया था कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने सबमिशंस केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर रखें, केवल इस बात पर रखें कि क्या 370 को हटाने का जो पूरा कदम है ये संविधान सम्मत है, या इसमें जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, दलीलें दी जा रही हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि स्टेट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था इस तरह के किसी भी कदम को उठाने से पहले, उसमें कितना दम है इस तरह की दलीलों में। केवल इन्हीं 2 पहलुओं पर अपने सबमिशंस वकीलों को रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन से कहा था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जोड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े थे कि 370 वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है और उसमें संविधान पीठ ने भी टिप्पणी की है और अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी टिप्पणी आई है। बहरहाल आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं प्रधानमंत्री के ग्रीस यात्रा से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के अपने समकक्ष किरियाकोस मित्सोटाकिस से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत ग्रीस साझेदारी को रणनीतिक स्तर पर ले जाने का फैसला लिया गया है। और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद साझा प्रेस वक्तव्य में दोनों देशों के बीच संबंधों को पीएम मोदी ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व वाला बताया। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच के पुरातन संबंधों को स्वाभाविक करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन उतनी ही मजबूत भी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग के लिए ग्रीस का
पीएम ने शुक्रिया भी अदा किया और पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान उन्होंने ग्रीस की तरफ से स्वीकार किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ग्रीस के समकक्ष यानी कि ग्रीस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई है और कई फैसले लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री के बीच की ये मुलाकात की तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले ये मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात हुई, बात हुई और उसके बाद साझा प्रेस वक्तव्य भी दोनों प्रधानमंत्रियों की तरफ से दिया गया था। तो ये तस्वीरें जिसमें दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री भी दिख रही थी। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। और इस बीच में डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।